हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके पास एनसीईआरटी की किताब होगी तो आपने देखा होगा उसमें कि कक्षा 10वीं के जो भूगोल का अध्याय है पहला, उसका खंड ग है जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव। ठीक है, तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसे समय में जब मानव प्रजाति एक बहुत ही बड़ी समस्या से गुजर रहा हो तो ऐसे चैप्टर से प्रश्न पूछा जाना बिल्कुल लाजमी है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप 480 प्लस तक जाना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपसे प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, मतलब हमारे जीवन में जो वन है तथा वन्य जीव है उसका क्या महत्व है, इसका हमको विस्तार से क्या करना है भाई, वर्णन करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि वन एवं वन्य जीव हमारी धरा यानी कि पृथ्वी पर अमूल्य धरोहर है। इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। ये आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है। ये मानव जीवन के प्रमुख हमसफर है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे आज इस कोविड पैंडेमिक में बिना वन के ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है, आप समझ सकते होंगे। ठीक है, कि बिना ऑक्सीजन के मानव या जीव मतलब क्या भी है। ठीक है, तो देखिए अब लिखा हुआ है कि वन एवं वन्य जीवों के महत्व निम्नलिखित है। ठीक है, वन एवं वन्य जीवों के महत्व हमारे लिए क्यों निम्नलिखित है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, और इस सारे प्रश्न को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप लाइन बाय लाइन कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। देखिए, इसका पहला हेडिंग होगा प्राकृतिक संतुलन वन एवं वन्य जीव। यानी कि देखिए, प्राकृतिक का संतुलन रखने के लिए वन एवं वन्य जीव का जो है ना बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। लिख रहा है कि वन एवं वन्य जीव प्राकृतिक संतुलन कायम रखने में मदद करते हैं। जैसे आवास एवं अन्य कार्यों के लिए जंगल काटे जाने से अनेक पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हुई है। देखिए, आवास को बनाने के लिए मानव देखिए एक लालची जात है। ठीक है, वो अपने आवास एवं अन्य कार्यों के लिए क्या कर रहा है, जंगल को काट रहा है, जिससे अनेक पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हुई है। जैसे मृदा अपरदन, अनावृष्टि, अतिवृष्टि इत्यादि का सामना करना पड़ा है। चलिए, इसका दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आर्थिक महत्व। ठीक है, देखिए वन एवं वन्यजीव से अनेक ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है। जैसे कीमती लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, चमड़ा इत्यादि। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। क्वेश्चन दूसरे में आपसे पूछा गया है कि वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग 5-7 बार तो पूछा ही गया है। तो इसको तो भाई जरूर करिएगा, ध्यान से करिएगा कि वन विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं। अब देखिए, हमने पॉइंट वाइज आपको बना दिया, ऐसा आपको कहीं भी मिलना पॉसिबल नहीं है इस पूरे यूट्यूब इतिहास में। ठीक है, इस प्रश्न का इतने बेहतरीन तरीके से जवाब आपको नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, जो वन जीव हैं उनके विनाश के मुख्य कारक निम्न हैं। पहला है कृषिगत भूमि का फैलाव, ये तो पहला कारण हो गया वनों के विनाश का। दूसरा है नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के कारण। ठीक है, चलिए इसका जो तीसरा है वो ये है कि पशुचारण एवं ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग। ये 3 कारण तो महत्वपूर्ण है वनों के विनाश के लिए। चौथा कारण है कि पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्षारोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां नष्ट हो गई है। जैसे सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं। देखिए, हम इसको सिंपल से भाषा में आपको समझाना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ लोग लालच में आकर के वैसा करते हैं कि किसी एक ही चीज़ की बागवानी, किसी एक ही पेड़ की बागवानी करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अपने यहाँ भी आप पाइएगा कि सागवान के बहुत सारे जो है ना मतलब कि पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो जिससे अन्य वनस्पति या फिर अन्य प्रकार के पेड़ों की जो है ना मतलब पेड़ जो है समाप्त हो रहे हैं। तो इसके लिए भी ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए, सबसे बड़ी बात कि वनों को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा एक समय ऐसा आएगा भाई कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत होगी, जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं, अभी की स्थिति भी बहुत खराब है। अगला इसका पॉइंट होगा भोजन सुरक्षा एवं आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार भी वन विनाश का एक मुख्य कारक है। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या अगले की ओर।
और देखिए हाँ, इस जितने भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं इसका अगर PDF चाहिएगा तो आप टेलीग्राम चैनल में मेरे जुड़ जाइएगा। माय स्टडी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है। मैं इसका लिंक आपके इस वीडियो के ठीक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। क्वेश्चन तीसरे में पूछा गया कि वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए वन का आपको पर्यावरणीय महत्व बताना है, ठीक है। मतलब देखिए जो क्वेश्चन में पूछा जाए वही ध्यान रखिएगा कि वन का पर्यावरणीय महत्व क्या है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि वन एवं वन्य प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफर है, इससे आपको टाल नहीं सकते हैं। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में अगर वन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में जो महत्वपूर्ण घटक होता है उसमें एक घटक आपका वन भी आता है। कह रहा है कि यह, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि यह जीवमंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में जो है ना वो सर्वाधिक योगदान देता है, क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है। देखिए खाद्य ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? वनस्पति ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर को आप ध्यान से देख लीजिएगा। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर PDF आप टेलीग्राम में जुड़ करके ले सकते हैं। चलिए प्रश्न चौथे को फोकस करते हैं। क्वेश्चन चौथे में पूछा गया कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। देखिए वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारक आपको बताने हैं। तो देखिए वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला है प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, ठीक है। यातायात की सुविधाओं में वृद्धि आदि कारणों से जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण का मतलब कौन सी? कि उनका आवास जो है समाप्त हो रहा है, खत्म किया जा रहा है, कर रहा है, जिससे वन्य जीवों की सामान्य वृद्धि प्रजनन क्षमता में कमी आ गई है। देखिए आवासों पे अतिक्रमण होगा, मानव जो है, मानव खुद जीव के आवास को छीन रहा है, अतिक्रमित कर रहा है, तो उनकी प्रजनन क्षमता घट जाएगी। सीधी सीधी बात है कि वो बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे तो फिर कहाँ से जो है ना, ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं फिर अगले टॉपिक को। देखिए दिया है प्रदूषण जनित समस्या। करें कि प्रदूषण जनित समस्या, प्रदूषण के कारण वन्य जीवों का जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है, ठीक है। अगला इसका पॉइंट है कि आर्थिक लाभ। करें कि अनेक वन्य जीवों एवं इसके उत्पाद का उपयोग आर्थिक लाभ के लिए हो रहा है, जिससे उसका दोहन हो रहा है। अगला दिया है सह विलुप्तता। जब एक जाति विलुप्त होती है तब इस पर आधारित दूसरी जातियां भी क्या होने लगती है? विलुप्त होने लगती है। ये एकदम परम सत्य है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पाँचवें को। देखिए इन सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे बाकी इस बारी बाकी बात सारी चीज़ें मुँह माया है। देखिए प्रश्न पाँचवें में पूछा गया कि वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। देखिए वन के और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज क्या है? देखिए हमारी जो परंपरा रही है, हमारी वैदिक संस्कृति और सभ्यता में वनों के संरक्षण के लिए आदिकाल से ही बहुत सारे उपाय कर किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए उन्हीं सारे रीति रिवाजों का हमको उल्लेख करना है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि सहयोगी रीति रिवाजों का वन और वन्य जीवों के संरक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। कह रहा है ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पादप प्रजातियों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपके यहाँ पूजा पाठ होता होगा तो आप देखे भी होंगे, ठीक है। चलिए इसमें आगे लिख रहा है कि इन पौधों को अपने खेतों में भी उगाते हैं, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि वनों की पूजा भी किया जाता है। कह रहा है कि और आदिवासियों को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा वन्य जीवों से भावनात्मक एवं आत्मीय लगाव होता है। वे प्रजनन काल में मादा वन पशुओं का शिकार नहीं करते हैं, वन संसाधनों का उपयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं, वन के खास क्षेत्रों को सुरक्षित रख उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। देखिए आदिवासी लोग हमसे कई मामलों में जो है ना मतलब सही है, ठीक है। हमको लगता है कि आदिवासी डेवलप नहीं है, लेकिन आदिवासी जो है ना हमारे से कई मामलों में कुछ जो जनजातियाँ है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित है, ठीक है। उनके यहाँ वैसी वैसी प्रथाएँ चलती है जिनका हमारे यहाँ नामो निशान नहीं है, ठीक है। और वे मतलब वनों का, वन्य जीवों का अच्छे तरीके से प्रयोग करना जानते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए जड़ी बूटी से कम नहीं है, ठीक है। इसको कोई प्रश्न पढ़े या ना पढ़े, पूरे बुक को मत पढ़िए, लेकिन इसको जरूर पढ़िए। चिपको आंदोलन क्या है? तो देखिए आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, 1000 बार पूछेगा कि चिपको आंदोलन क्या है। तो देखिए चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है
देखिए लिख रहा है उत्तर प्रदेश। देखिए उस जमाने में उत्तर प्रदेश था, आज के ज़माने में ये उत्तराखंड है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जी का अभी हाल ही में जो है निधन हुआ है। कह रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों को हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में, ठीक है, पौधों को घेर कर उनकी रक्षा करते हैं। इसे कई देशों में स्वीकारा गया। आगोश का मतलब कैसे, जैसे हम पांजा में पकड़ने, जैसे भोजपुरी में कहा जाता है, वैसे पेड़ों को जो है ना वे लोग अपने आगोश में ले लेते हैं, यानी कि मतलब कस के पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जी अभी हाल ही में जो है इनका निधन हुआ है, तो थोड़ा सा चर्चा में है ये टॉपिक, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। और ये शुरू कब हुआ है, तो 1972 में जो है ना शुरू हुआ है, ठीक है। और इसको चिपको आंदोलन क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, साधारण सी बात है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन संख्या 7वां। देखिए ज़्यादा प्रश्न नहीं है, घबराइएगा मत, आराम से जो है ना सारे प्रश्नों को करिएगा। देखिए दिया है कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। वैसे तो हमारे हिसाब से तो सारे इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन आप देख लीजिए, सबको देखिए, बढ़िया से देखिए, क्योंकि पढ़ाई से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैसे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ आप दिन भर देखते होंगे, तो इसको देख लीजिए, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। वैसे 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता से बहुत बाद हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ मतलब थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं है और वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दिया है कि हिमालयी चीड़ एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, ठीक है, जिसको टेक्सास बेनकेटा एवं टी ब्राविफोलिया कहा जाता है। मतलब इसी प्रजाति का जो है ना हिमालयी यव होता है, ठीक। और ये सदाबहार वृक्ष है। कह रहा है कि एक औषधीय पौधा है जो हिमालय और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हिमालय और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इससे कैंसर रोधी औषधि बनाई जाती है। यह विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि है। सीधे सीधे शब्दों में याद रखिएगा कि हिमालय यव एक प्रकार का जो है ना पौधा है। इसके टहनियों, जड़ों और छालों से जो है ना एक रसायन निकाला जाता है जिसको टेक्सोल बोलते हैं, और ये जो है ना कैंसर के उपचार में बहुत सहायक औषधि होती है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8वें को। शायद 10 ही प्रश्न होंगे, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर दिमाग कचरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10वें को। क्वेश्चन 10 में पूछा है 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखिए। तो देखिए 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों में कौन कौन से हैं। पहला है आपका एशियाई चीता, दूसरा है गुलाबी सिर वाला बतख, तीसरा है डोडो गिद्ध, ये भारत में ही पाया जाता है विशेषकर। चौथा है थाई लैसिन जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चौथा है स्टीलर सिकाऊ जो रूस का है। तीसरा है शेर की 3 प्रजातियाँ, बाली, ठीक है, जावन एवं कॉस्पियन। अफ्रीका कस्तूरी मृग, चीतल इत्यादि, ये सारे के सारे जो है ना लुप्त होने वाले पशु पक्षी हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ठीक है। बाकी बात के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे वहाँ पर। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। देखिए प्रश्न 9 में आपसे क्या पूछा गया है। आज सिस्टम भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। देखिए प्रश्न 9 में पूछा गया है कि वन्य जीवों के हास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट करें। देखिए प्रदूषण तो फैल ही रहा है, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए प्रदूषण के कारण ही मानव जीव सारे किसी पे संकट है, ठीक है, ये मानना ही है। देखिए कह रहा है कि पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव प्रमुख प्रदूषक है, ठीक है, ये प्रमुख प्रदूषक है जिन्होंने वन्य जीवों को काफ़ी प्रभावित किया है। इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन्य जीवों को जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। देखिए दिया है कि इससे इनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है। फलस्वरूप धीरे धीरे वन्य जीवन संकटग्रस्त होते जा रहे हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, अन्यथा मतलब चीज़ों को कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात कि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और देखिए दूसरी बात ये है कि वीडियो थोड़ा सा लेट से आएंगे क्योंकि आजकल थोड़ा सा समस्या है, तो इसको थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए। और हाँ दूसरी बात ये, चलिए पहले प्रश्न 10 को देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद चर्चा करेंगे।
प्रश्न 10 में पूछा गया है कि भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं प्रांतों का नाम बतावें। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2 प्रमुख जैवमंडल, उनका क्षेत्र का नाम और क्षेत्रफल एवं प्रांतों का नाम भी बताना होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए हमने पहला जैवमंडल का नाम रख दिया है क्या, नीलगिरी। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 5520 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये पड़ता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये 3 एरिया में पड़ता है। दूसरा है आपका मानस जैवमंडल, इसका जो भाई क्षेत्रफल है वो है 2837 वर्ग किलोमीटर और ये पड़ता है असम में। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मतलब अब की बार, वैसे तो मैंने किसी वीडियो में टारगेट नहीं रखा था, लेकिन अब की बार टारगेट रखते हैं कम से कम इस वीडियो पर आप लोग 20 लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, व्यू कितना भी जाए लेकिन हाँ 20 लाइक का टारगेट हम रखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि फिर बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर टुडे।